Hello students, I welcome you all on the online platform of Competition Guru Coaching Center. स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर में। ठीक है, जब टॉपिक चल रहा था हमारा मेजर पोर्शन वो चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग के क्या प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत हैं हमें बैंकिंग में फॉलो करने होते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के ऑपरेशंस, वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो जिसमें हमने हमारा पॉइंट लिया था फाइनेंशियल सिस्टम। हम क्या कर रहे थे, फाइनेंशियल सिस्टम वाला टॉपिक हम कर रहे थे। इससे पहले आपको फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर मिला होगा पार्ट 1। आशा करता हूँ कि आपको वो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। और जब भी अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे अपना जीमेल आईडी अपना ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और हम आपको नोट्स जो है वो जीमेल पर फॉरवर्ड कर देंगे। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 6 फाइनेंशियल सिस्टम का सेकंड पार्ट। तो मेरा नाम यशकीर्ति गोयल। शेयर करते हैं एक बार दोबारा हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक, जिसमें हम फाइनेंशियल सिस्टम कर रहे थे। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर तक हमने किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शंस हैं, सेंट्रल बैंक के रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, सुपरवाइजरी फंक्शंस हैं और फैसिलिटेटर फंक्शंस हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो पहले हमारे चैनल में वीडियो सेक्शन में जाके जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं क्लास 1, 2, 3 के नाम से, वो जरूर देखिए, ताकि आपका पिछले वाला सिलेबस भी कवर हो जाए और अब जो हम नया सिलेबस करने जा रहे हैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आज का जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा शुरू होगा मनी मार्केट से। वो हमारा टॉपिक शुरू होगा मनी मार्केट से। ध्यान से समझना है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बैंक जो है वो मनी मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। मनी मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, डाइवर्सिफाइड है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, फॉरेन बैंक्स भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, एग्रीकल्चर बैंक, रूरल बैंक, बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं हमारे। तो जो बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, या फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक पोर्शन करवाना चाहूँगा कि ये क्या है, क्या चीज़। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ पहले वाली। कल भी हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि क्या चीज़ है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारी मनी मार्केट भी है, डेट मार्केट भी है, कैपिटल मार्केट भी है और फॉरेक्स मार्केट भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल मार्केट 4 पार्ट्स में डिवाइड है: मनी मार्केट, डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया ही था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। कोई भी ऐसी मार्केट जहाँ पे लेंडर्स एंड बोरोवर्स मिलते हैं और उनमें पैसे का एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन और एनी अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और वही इंस्ट्रूमेंट हमने ये वाली स्लाइड में करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट को हम ब्रॉड 2 कैटेगरीज में ही डिफाइन करते हैं: मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, जो मेरे हिंदी या पंजाबी वाले दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मनी मार्केट को हिंदी या पंजाबी में कहते हैं मुद्रा बाजार, और कैपिटल मार्केट को हिंदी या पंजाबी में कहते हैं पूंजी बाजार। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वैसे आप अभी आप कहेंगे सर आपने 4 बताई थी, डेट मार्केट भी और फॉरेक्स मार्केट भी। डेट मार्केट को हम मनी मार्केट और फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट के साथ में पढ़ते हैं। डेट मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉपरली कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के साथ ही में पढ़ते हैं। और जो फॉरेक्स मार्केट है उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ में, कि क्या फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे क्रिएट किया जाता है, आरबीआई कैसे फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करता है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो रहेगी। हम अभी के लिए हम सिर्फ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के ऊपर ध्यान देंगे। नाउ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखिए, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने तो मीनिंग तो बताया है फाइनेंशियल मार्केट का कि जहाँ पे पैसे का लेन देन हो, पैसे का लेन देन हो, तो फिर हमने डिफरेंट डिवाइड क्यों किया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट अलग अलग। ठीक है, तो दोनों में ही अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो दोनों को अलग अलग हमने चेंज क्यों किया या डिवाइड क्यों कर दिया, इनकी डिवीजन क्यों कर दी। इनकी डिवीजन हुई है टाइम एलिमेंट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, टाइम एलिमेंट के अकॉर्डिंग इनकी डिवीजन हुई है। टाइम एलिमेंट के अकॉर्डिंग मतलब लोन जो है वो कितने टाइम के लिए दिया जाएगा। अगर तो मैं कहूँ कि लोन दिया जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब है लेस दैन 365 डेज या लेस दैन 1 ईयर, 1 साल से कम या 365 डेज से कम जो पैसा लोन पे लिया या दिया जाएगा उसे हम मनी मार्केट के थ्रू डील करेंगे। ठीक है, तो मुद्रा बाजार या मनी मार्केट क्या है, वेयर lenders and borrowers meet and they exchange their monetary wealth in the form of loan for a short period of time that is less than 365 days। क्लियर है, तो 365 दिन से कम या 1 साल से कम जो भी लोन जो है लिए या दिए जा रहे हैं वो कौन सी मार्केट के थ्रू लिए दिए जाएंगे, मनी मार्केट के थ्रू। ठीक है, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डील होगा। एक्चुअली कैपिटल मार्केट के लिए में क्या है, तीनों तरह से ही पैसा डील होगा, तीनों तरह से ही पैसा डील होगा। 3 तरह से हम पैसा लोन पे लिया दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मीनिंग मैंने आपको बता दिया 365 डेज से कम, मीडियम टर्म 1 to 3 ईयर, 1 to 3 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा 3 साल से कम के लिए पैसा लिया या दिया जा रहा है तो मीडियम टर्म, और मोर देन 3 ईयर्स वो क्या हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल मार्केट में आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म किसी भी तरह की जो पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है, और मनी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। तो फिर हम पढ़ते हैं मनी मार्केट। ठीक है, अभी हम डिटेल में करते हैं मनी मार्केट। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि ये जो मैं आपको करवाता हूँ आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इनको पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। या फिर अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो हमें अपना जिम रेडी ड्रॉप कीजिए ताकि मैं आपको इसका PDF या इसकी PPT बना के सेंड कर सकूँ। होगा क्या, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, कंटेंट आपका अच्छा तैयार हो जाएगा नेक्स्ट फ्यूचर एग्जाम के लिए भी जो आने वाले हैं। और इससे एक बेनिफिट जो होगा कि आपका सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा इस तरीके से कि जो भी हम सिलेबस में करेंगे इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो शुरू करते हैं हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। जब भी आप किसी मार्केट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे ऑर्गेनाइज्ड वर्ड देखोगे उसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। क्या मतलब है उसका, कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करते हैं। ठीक है, या आसान भाषा में कहूँ तो मनी मार्केट ऑर्गेनाइज तब होगी जब उसका कोई कर्ता धर्ता होगा, उसको कोई संभालने वाला, उसको कोई कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला, मैनेज करने वाला होगा। ऐसी मनी मार्केट को हम ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का नाम देंगे, जहाँ पे कोई ऑफिशियल बॉडी होगी जो उसको कंट्रोल, रेगुलेट या मैनेज कर रही होगी। और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट उसका ऑपोजिट, जिसमें ऐसी मनी मार्केट जिसको कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा होगा, कोई रेगुलेट, कंट्रोल, मैनेज नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब मनी मार्केट को कोई संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है, वो हमने फाइनेंशियल सिस्टम वाले पिछले लेक्चर में पहले ही देख लिया था कि RBI भी संभालता है, सेबी म्यूचुअल फंड भी, सेबी और जो एमफी है वो भी संभालते हैं, और IRDA भी संभालता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी संभालते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को ये सारे गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट खुद संभालती है, और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को कोई भी नहीं संभालेगा। ठीक है, पर दोनों का होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। दोनों का ही होना, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का भी और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का भी मार्केट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का मीनिंग क्लियर होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को हम डिवाइड कैसे करेंगे, कि मनी मार्केट कोई फिजिकल मार्केट है जहाँ हम जा सकते हैं और ये ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लोन ले या दे सकते हैं। मैं इसका आपको एक सीधा सीधा आंसर बताता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कुछ कंपनीज होती हैं जो कि मनी मार्केट होने का काम करती हैं। ठीक है, मनी मार्केट का काम क्या है, 365 से कम दिन के लिए पैसा लोन पे लेना या देना।
ठीक है, अब इसके लिए कोई स्पेशल मार्केट नहीं बनी हुई जिसको हम नाम देंगे हाँ जी ये मनी मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे, कुछ कंपनीज होंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि 365 दिन के लिए लोन लेंगी या देंगी। समझ लग रहा है आपको? ध्यान से समझिए कि कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ संस्थाएं होंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कुछ संघ होंगे, कुछ कंपनीज होंगी, कुछ कंपनियां होंगी जो कि 365 दिन से कम के लिए लोन लेंगी किसी और कंपनी से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, या उनको 365 दिन से कम के लिए लोन देंगे। ठीक है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो कि मनी मार्केट होने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अलग से कोई बाजार नहीं है जो बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पे कोई शॉप है, कोई वेंडर है जिसके पास जाके हम पैसा लोन पे ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं या जो ये कंपनीज हैं, अगर तो इनको कोई रेगुलेट करने वाला है, मैनेज करने वाला है, ठीक है, कंट्रोल करने वाला है, तो मतलब वो इंस्टीट्यूट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनीज ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आ जाएंगी। और कुछ कोई कंपनीज ऐसी हैं जिनको कोई रेगुलेट नहीं करता, या कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता, जो 365 दिन से कम के लिए पैसे लेने देने का काम करता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो पार्ट है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का। क्लियर है? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं अभी तक भी क्लियर हुआ तो मैं आसान भाषा में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो जिसको कोई संभालता है, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो जिसको कोई नहीं संभालता, वो खुले शेयर हैं, वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, सर्टिफिकेट्स की हेल्प से पैसा लोन पे लिया या दिया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कि किन किन चीज़ों की हेल्प से पैसा जो है लोन पे लिया या दिया जाता है 1 साल से कम। ठीक है, तो इसको करते हैं वन बाय वन आगे डिटेल में। सबसे पहले है इंटर बैंक टर्म मनी। अब मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। इंटर बैंक टर्म मनी। ठीक है, 3 तरह के हमारे इंटर बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कॉल मनी भी होता है, नोटिस मनी भी होता है, टर्म मनी भी होता है। कौन कौन से? कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। ठीक है, इन तीनों में क्या है, नाम क्या है इसका? इंटरबैंक, मतलब बैंक्स आपस में डील करेंगे इसमें। बैंक्स जो है वो आपस में डील करेंगे इनमें, और बैंक्स को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डीलर, मतलब जो प्राथमिक डीलर होंगे, पहले डीलर होंगे, जहां से ये इंटर बैंकिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी शुरुआत होगी, वो कौन से होंगे? वो कौन से होंगे? बैंक्स ही होंगे जो प्राइमरी डीलर होने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एन इंस्टीट्यूशन विच हैज सरप्लस फंड, जिसके पास ज़्यादा फंड्स होंगे, वो आगे लोन पे दे देगा किसी पर्सन को, ये सॉरी किसी बैंक को, वो होगा अनकोलेटरलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अनकोलेटरलाइज्ड लोन होंगे। कोलेट्रल होता है सिक्योरिटी, बैंकिंग लैंग्वेज में कोलेट्रल का मीनिंग होता है सिक्योरिटी। तो अगर किसी एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक से कॉल या नोटिस या टर्म मनी लेना है, तो उसके लिए उसे कोई भी कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। मनी मार्केट ट्रांजेक्शन आर कैरेक्टराइज, और मनी मार्केट में इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन है वो 3 तरह की होती हैं। अगर तो बोरिंग लैंडिंग हो रही है सिर्फ एक दिन के लिए, एक ही दिन के लिए जो पैसा है वो लिया या दिया जा रहा है, उसे हम कहते हैं कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी। ठीक है, 2 से 14 दिन के लिए जो पैसा लिया या दिया जाएगा वो होता है नोटिस मनी, और 14 दिन से ज़्यादा कुछ टाइम के लिए लोन दिया जाएगा तो वो टर्म मनी। ठीक है, 3 तरह के लोन, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। ठीक है, बस इसमें आपने ये क्या याद रखना है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में ये इंटर बैंक एक्टिविटीज़ हैं। बैंक्स आपस में डील करते हैं, कोई और पर्सन इसमें डील नहीं करता है, और ये अनकोलेटरलाइज्ड है। अगर कोई भी बैंक दूसरे बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसके ऊपर ब्याज नहीं, ब्याज कह रहा हूँ, सिक्योरिटीज़ नहीं देनी होगी, ब्याज तो देना होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो देना ही देना होगा। इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली। अब आप कहेंगे सर मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? बाजारी शक्तियाँ, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, कि किसको कितने पैसे चाहिए, कौन कितने पैसे सप्लाई करने के लिए तैयार है, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट फोर्सेस जो डिमांड एंड सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी के लिए। अब ये बस याद रखना है कि ये इंटर बैंक होते हैं। फिर इनका डिफरेंस याद रखना है, एक दिन के लिए ओनली कॉल मनी, 2 से 14 दिन के लिए नोटिस मनी, और 14 दिन से ज़्यादा के लिए टर्म मनी।
क्लियर है? आगे देखते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑफ सच फंड डिपेंड ऑन द सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद द लैंडर्स एंड द डिमांड फॉर द सेम विच रिमेन्स वोलेटाइल। ठीक है, कितने फंड्स अवेलेबल हैं लैंडर के पास जिसको वो सप्लाई कर सकता है और कितनी उसकी डिमांड आ रही है। अब ये दोनों वोलेटाइल हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाए। ठीक है, एक बात इसमें याद रखने वाली है कि कॉल मनी या नोटिस मनी या टर्म मनी का जो पैसा है वो किस लिए लिया या दिया जाएगा? वो लिया या दिया जाएगा रिजर्व रेशियोज को मेंटेन करने के लिए। रिजर्व रेशियोज को मेंटेन करने के लिए रिजर्व रेशियोज हैं हमारी CRR और SLR। CRR और SLR, अभी के लिए आप इनका मीनिंग मत समझिए, फुल फॉर्म अगर किसी को जाननी है तो मैं बता देता हूँ। CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो और SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो CRR या SLR को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी। क्लियर है? तो नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, CD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। ये भी शॉर्ट टर्म बोरिंग है इन द फॉर्म ऑफ UPN इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, UPN इशू का मतलब होता है जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, प्राइवेट इशू करते हैं। प्राइवेट इशू का मतलब बैंक वाले किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर प्राइवेट फर्म को ही ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। ठीक है, कौन इशू कर सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिस एक पर्सन के नाम पे ये बने हैं वो उनको मार्केट में बेच सकता है किसी और पर्सन को और उसके नाम पे कर सकता है। ठीक है, अब ये एंडोर्समेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, डिलीवरी के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, ये हमारे अलग टॉपिक हैं। ये जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कर रहे होंगे तब हम ये करेंगे। देन है ये 1989 में शुरू हुए थे। मिनिमम टाइम पीरियड है 7 दिन का, मैक्सिमम टाइम पीरियड है 1 साल का। मतलब 1 साल का भी प्रॉपर नहीं कहेंगे, हम 364 डेज ही कहेंगे, क्योंकि 365 डेज अगर कंप्लीट हो गए तो वो 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा और फिर हमें उसे कैपिटल मार्केट में डील करना होगा और ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड बिटवीन 1 ईयर एंड अप टू 3 ईयर्स। बैंक्स के अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्हें 1 से 3 साल तक के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बनाने का टाइम मिल जाता है। मतलब जो अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होंगे ये लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के हो गए, तो ये कैपिटल मार्केट में डील होंगे। क्लियर है? फिर मिनिमम अमाउंट कितनी होती है? 1 लाख। एक सर्टिफिकेट मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो वो सर्टिफिकेट होगा वो कितने का बिकेगा? 1 लाख का। ठीक है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1989। वो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो सर्टिफिकेट बना के दिया गया है उसके ऊपर कैसे स्टैंपिंग करनी है, तो वो स्टैम्प एक्ट 1899 के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ये इंडिविजुअल्स को भी इशू कर सकते हैं, कॉर्पोरेशंस को भी, ट्रस्ट को भी, फंड को भी, एसोसिएशन को भी। हम किसी भी चीज ये लोगों को ये हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके दे सकते हैं। इशू एट ए डिस्काउंट रेट फ्रीली डिटरमाइंड बाय द मार्केट और इन्वेस्टर्स। मतलब मैंने आपको बता ही दिया, मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेक करेगी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, और वो जो डिस्काउंट रेट होगा वो फ्रीली डिटरमाइन होगा। मतलब किसी गवर्नमेंट की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इसमें कोई लिमिट या इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं होगी। क्लियर है? देन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, जब अगर बैंक को पैसा चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बना के दे देंगे कि आप ये 1 लाख का सर्टिफिकेट खरीद लो और मेरे पास अपना 1 लाख रुपया जमा करा दो और मैं कल को आपको इतने टाइम बाद इतना पैसा वापस दे दूंगा। तो वो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट थे। कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो सेम है, बस कमर्शियल पेपर जो है वो कंपनीज, कॉर्पोरेट्स वाले इशू करते हैं। जो कमर्शियल पेपर है वो कंपनीज या कॉर्पोरेट वाले इशू करते हैं, और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो आपके बैंक वाले इशू करते हैं। ठीक है, और कौन कौन इशू कर सकता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स होते हैं मनी मार्केट के। ठीक है, कैन बी इशूड इन द फिजिकल फॉर्म, यूजेंस, प्रोमिसरी नोट और डिमिट फॉर्मेट। मतलब आप किसी भी फिजिकल फॉर्मेट में भी, मतलब जो कागज का सर्टिफिकेट होगा, राइट, जो सर्टिफिकेट होगा प्रॉपर
उसके थ्रू भी आप डील कर सकते हो, और डीमेट फॉर्मेट में भी। डीमेट फॉर्मेट मैंने कल ही बताया था आपको कि जिसमें कि डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट होगा, ऑनलाइन अकाउंट होगा, जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में आ जाएगा, जिससे कि एनवायरनमेंट सही होगा। क्योंकि पेपर का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पेड़ों की कटाई से बचाने के लिए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, ज़्यादा विजिबल रहती है, वो चीज़ करने के लिए क्या किया, डीमेट कर दो। ठीक है। और इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 में डीमेट अकाउंट शुरू किए गए थे। व्हेन इश्यूड इन फिजिकल फॉर्म आर नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी एंड हेंस हाईली फ्लेक्सिबल। कहते जो ये डीमेट अकाउंट सॉरी कमर्शियल पेपर होते हैं, कमर्शियल पेपर जो है वो फिजिकल फॉर्म में इशू किए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है। मेजोरिटी रहती है इनकी 7 दिन से 1 साल। अनसिक्योर्ड होते हैं, कोई जो भी कंपनी इसको इशू करेगी, किसी को भी इशू करेगी, वो अनसिक्योर्ड है। कंपनी को उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना जरूरी नहीं है। बैक टू बैक क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूइंग कंपनी। ठीक है। अब जो इशूइंग कंपनी है, जो इशू कर रही है कमर्शियल पेपर, ठीक है, हमारा विश्वास कैसे बने कि ये पैसा अच्छी जगह इस्तेमाल होगा, या फिर हमारा जो पैसा है कल को वो वापस भी मिलेगा। तो उसके लिए जो गारंटी के रूप में काम करता है, बैक्ड बाय मतलब जो बैक पकड़ के रखता है कंपनीज की, कौन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देन इशू एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है एक्चुअल में कितना वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, मतलब जो भी पेपर की बात हो रही है, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, चाहे वो आपका हम ट्रेजरी बिल करेंगे, कोई भी हम बात करेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की, उसमें जो एक्चुअल वैल्यू होती है कमर्शियल पेपर की, वो होती है फेस वैल्यू। मतलब कितने पे कंपनी बेचना चाहती है, वो होती है फेस वैल्यू। और उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलता है जब भी कमर्शियल पेपर बेचे जाते हैं कंपनियों के द्वारा। क्योंकि आज तक बहुत टाइम पहले कमर्शियल पेपर 4-5 साल पहले वो जो है वो हमें देखने को नहीं मिले। बहुत रेयर चांस है कि कंपनीज को जरूरत पड़े कमर्शियल पेपर में पैसा उठाने की, बिकॉज जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल हिंदी या पंजाबी में हम इसे कहते हैं खजानची पत्तर। खजानची पत्तर। देखिए ध्यान से समझो, ट्रेजरी बिल क्या है, टी बिल भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि मनी मार्केट में आएगा तो वो शॉर्ट टर्म ही होगा। कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आर प्रेजेंटली इशूड इन 3 टर्नियर्स। तीन तरीके के ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। ट्रेजरी बिल जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती है, मतलब इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है। दे आर इशूड एट डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पर मैच्योर किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 91 डे वाला ट्रेजरी बिल है, ठीक है, 91 डे वाला कोई ट्रेजरी बिल है 100 रुपये का। 100 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, जितने पे वो चीज़ इशू होगी, ठीक है, तो वो है 100 रुपीज़। और आपको कंपनी ने बोल दिया 98 रुपीज़ 20 पैसा ही पे करो, ठीक है, 1 रुपये 80 पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें 1 रुपीज़ 80 पैसे डिस्काउंट मिल गया। और जितने साल का ये हमारा होगा कमर्शियल पेपर, या सॉरी जो ट्रेजरी बिल है, जो जितने साल का होगा, जितने टाइम का होगा, उतने टाइम बाद जब हम ट्रेजरी बिल को वापस देने जाएंगे गवर्नमेंट को, फिर हमें 100 रुपया ही वापस मिलेगा। तो मतलब बात तो वही है कि मेरा अकाउंट पे ब्याज ही 98 रुपये लगा के 100 रुपये मिल गए, 100 रुपये लगाते तो 102 मिल जाते। तो इसका हम क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल का अगर मीनिंग समझ लगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या मीनिंग क्या है ट्रेजरी बिल का। देखिए, ट्रेजरी बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे इशू होते हैं, नाम पर इशू होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, जो किताबों में लिखा हुआ है वो नहीं, मेरा एनालिसिस है ये, कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ उसको अपना नाम देती है। ठीक है, एक्चुअल में इशू इसको कौन करता है, आरबीआई। एक्चुअल में इसको इशू कौन करता है, आरबीआई। होता क्या है, जब भी ट्रेजरी बिल की जरूरत होती है, मतलब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट अगर मान लीजिए जनता के लिए कुछ काम कर रही है, सड़कें बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, या एनीथिंग, कुछ भी बनाया जा रहा है सोशल पर्पस के लिए, तो अब उसके लिए मान लीजिए पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है,
तो सरकार को लगा कि जो सुख सुविधाएं मैं लोगों के लिए बना रही हूँ, तो लोगों से ही पैसा ले लेते हैं उधार पर, ठीक है, क्रेडिट पर। अब लोग भी सियाने हो गए, लोग कहते भाई सरकार पे हमें तो भरोसा नहीं है, हम तो सरकार को पैसा नहीं देंगे। तो सरकार ने फिर आरबीआई को बीच में डाला। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये तो ओवरऑल कंट्री का सेंट्रल बैंक है, इस पर तो विश्वास है। तो ये क्या करेगा, ट्रेजरी बिल बना के देगा। ट्रेजरी मतलब खजांची, आरबीआई क्या है, सरकार का खजाना ही संभालता है, तो इसलिए खजांची पत्र इसका नाम पड़ता है, ट्रेजरी बिल। जो ट्रेजरी है, सॉरी मतलब जो आरबीआई है, वो ये बिल बना के देगा, ये सर्टिफिकेट बना के देगा कि हाँ जी, इंडिया के किसी बंदे ने इतना रुपया इस टाइम इस डेट पर लगाया था, ठीक है। तो ये चीज होती है खजांची पत्र, आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आम जनता से लोन लेना होता है, ठीक है। और जो ये ट्रेजरी बिल होते हैं, ये 25,000 के मल्टीपल्स में होते हैं। इनमें कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरह इनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये 1 लाख रुपए के ही होंगे मिनिमम, ये 25,000 के होंगे मिनिमम, और उसके बाद ये 25,000 के मल्टीपल्स में होंगे। 25,000 का तो कम से कम होगा, फिर 50,000 का, 75,000 का, 1 लाख का, तो अलग अलग हो सकते हैं, पर वो होंगे, उनकी जो डिनोमिनेशन या अमाउंट होगी वो 25,000 के मल्टीपल में ही रहेगी। क्लियर है? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ट्रेजरी बिल भी समझ आया होगा। अभी के लिए मेरा फोकस है सिर्फ आपको ये सिलेबस करवाना, मैं इसके साथ के अभी आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जब हमारा ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, देन जो बच्चा टेस्ट या एमसीक्यू लगाना चाहता है, तो वो अपनी जीमेल आईडी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, उसको टेस्ट सीरीज जितने अभी टॉपिक हमने कवर किए हैं उसके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बिल्स डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग। ये भी बहुत इजी पॉइंट है। बिल रीडिस्काउंटिंग का मीनिंग होता है रीडिस्काउंट करवाना ट्रेड बिल को, जो कि पहले बैंक ने परचेज कर रखा है कस्टमर से, ठीक है। जो ये बिल होते हैं, ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कारण ये अराइज होते हैं, पैदा होते हैं, जन्म में आते हैं। तो अब समझ लीजिए बिल्स क्या होते हैं। बिल्स से यहाँ मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स से यहाँ हमारा मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है, जब भी गुड्स जो हैं या सर्विसेज जो हैं, अगर वो क्रेडिट पे सेल होंगी, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल लिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है, मोबाइल लिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो ईएमआई बन गई। पर अब जो वो है, क्या कहते हैं, दुकानदार है, उसको भरोसा नहीं है कि हाँ जी ये कस्टमर कल को पैसा सही टाइम पे देगा या नहीं देगा। तो उसने क्या कहा कि सर चलो ठीक है, मैं आपको मोबाइल तो दे देता हूँ, आपकी ईएमआई बना दी, आप ये फॉर्म पे साइन कर दीजिए, एक फॉर्म या एक परफॉर्मा बना हुआ होगा, उस पर कहेंगे हाँ जी ये साइन कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट कल को मेरे पास भी प्रूफ हो कि आपने ये इतना पैसा इतने ब्याज रेट पे, सॉरी पैसा नहीं, इतना सामान आपने इतने टाइम के लिए इतने ईएमआई पर खरीदा है, ठीक है। तो वो होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मीनिंग है डिस्काउंटिंग या रीडिस्काउंटिंग का। डिस्काउंटिंग होता है, मान लीजिए कोई दुकान है जिसने लैपटॉप बेचा 50,000 रुपये का, और उसकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू इंस्टॉलमेंट बन गई 7-8 हज़ार की पर मंथ, ठीक है, मान लीजिए ये एग्जांपल है। तो अब जिस दुकान से लैपटॉप खरीदा गया है, हो सकता है 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद उस दुकानदार को भी पैसा चाहिए हो, उसने भी रॉ मटेरियल मंगाना हो या कोई और काम आ गया हो। तो उस टाइम क्या होगा, वो शॉपकीपर बैंक में जाएगा, बैंक को बोलेगा कि हाँ जी मैंने उस फलाने पर्सन से 50,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट लेना है आने वाले कुछ टाइम में, और उसने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दे रखा है। तो बैंक क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखेगा, अगर उसे लगेगा कि सारी कंडीशन सही है, तो वो क्या करेगा, उस शॉपकीपर को अपनी तरफ से पेमेंट दे देगा और उसके कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा। क्या काटेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। कि वो डिस्काउंट रेट पे आप बिल अपने पास रखेगा और पैसे दे देगा शॉपकीपर को, और जो कस्टमर है उसके पास उसके साथ अपने आप निपट लेगा, ठीक है। फिर पॉइंट है रीडिस्काउंटिंग। रीडिस्काउंटिंग होता है जिस किसी बैंक ने किसी शॉपकीपर का, या मतलब उनके लिए कस्टमर हो गया जिसके लिए पहले उन्होंने डिस्काउंट करके दे रखा था बिल, अब उस बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ गई, हो सकता है उस बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो भी क्या करें, अपने यूज करके बिल्स को जो उन्होंने डिस्काउंट कर रखे हैं, वो बाकी किसी और बैंक से अपने बिहाफ पे रीडिस्काउंट करवा लेंगे। मतलब बैंक को पैसा नहीं चाहिए, तो उन्होंने बैंक से पैसा किसी दूसरे बैंक से ले लिया, अब वो जो दूसरा बैंक है उसका डायरेक्ट कस्टमर के साथ रिलेशन चलेगा, वो उसके साथ अपने आप हैंडल करेगा एक्टिविटीज़ को। तो ये होता है डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग। मनी मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और मनी मार्केट में इसको कंट्रोल करने के लिए DFHI के नाम से संस्था बनाई हुई है। DFHI के नाम से संस्था बनाई हुई है।
इसकी फुल फॉर्म है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था बनाई हुई है जो कि डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग करने का काम करते हैं बैंक्स के बिहाफ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, देश का सेंट्रल बैंक देश के कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है और उसके बदले में कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, रेपो रेट। तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हो कि रेपो रेट इज दैट इंटरेस्ट रेट विच इज पेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू सेंट्रल बैंक फॉर द यूजेज ऑफ मनी ऑफ द आरबीआई या फॉर द लोन पर्पस, कि हम लोन के लिए जो पैसा लिया है आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से, कमर्शियल बैंक ने, उसके बदले में जो इंटरेस्ट पे करता है वो होता है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट पे अगर लोन लेना है किसी कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से तो कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। कोलेटरल मतलब या सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी सोल्ड विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज इट एट ए प्री डिटरमाइंड डेट एंड रेट। एक पहले ही डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कमर्शियल बैंक में और सेंट्रल बैंक में कि हाँ जी इतने का आपने लोन लेना है मेरे से रेपो रेट के ऊपर, और इसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी लगेगी और ये सिक्योरिटी पर मेरा वो होगा, कब्जा होगा। जब भी आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लोन देने के लिए वापस आएंगे, तब आपको आपकी सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी, तो तब मैं ये कब्जा छोड़ दूंगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं रीपरचेज, मतलब हम अपनी ही सिक्योरिटी जो हमने गिरवी रखी है उसको रीपरचेज करेंगे। तो यह है रेपो रेट कि रेपो रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। और रेपो की फुल फॉर्म भी क्या है, यही फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑफर रेट, रीपरचेज ऑफर रेट। फिर इसके बाद रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होगा उल्टा, रेपो रेट का उल्टा। यहाँ कमर्शियल बैंक रेपो रेट में कमर्शियल बैंक ने लोन लिया था सेंट्रल बैंक से, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोन देगा, सेंट्रल बैंक को लोन देगा और बदले में जो ब्याज खाएगा, ब्याज देगा, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल रेपो रेट का उल्टा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स तक कंप्लीट होता है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स तक कंप्लीट होता है। कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मनी मार्केट के इंस्टीट्यूट्स। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो मनी मार्केट को मैनेज या रेगुलेट या कंट्रोल करने का काम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके लेक्चर अच्छे से कंटिन्यूसली चल रहे हैं। खुद भी पढ़ाई कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकें। कुछ भी नहीं समझ आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए आप कमेंट सेक्शन में अपना जीमेल आईडी डाल के पेस्ट कर दीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। और अगर आपने पर्सनल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है तो नंबर प्रोवाइड किया गया है स्क्रीन के ऊपर, नहीं तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ 8284-867-867। ये हमारी कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं कभी भी। विदा लेता हूँ आपसे आज के लेक्चर से। गुड बाय, टेक केयर।